नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको बताया कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्जाम 2025 और टुडे सेशन है सीडीपी का प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर 1 और 2 दोनों एग्जाम्स के लिए बेस्ट सेशन है। और ये प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे 15। इससे पहले मैंने 14 कंप्लीट करा दिए हैं। देन सॉरी, यहाँ पे 16 है, 16 ठीक है ना। और बाय शिवानी सिंह, देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये 16 है। ओके, यहाँ पे ये गलत टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे मैंने 16 नहीं किया। ऑब्वियसली चलिए बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन है और स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल बहुत ही सिंपली तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। आई विश थोड़ा ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो रखी है, शायद मेरे को ऐसा फील हो रहा है। ओके, सो चलिए क्वेश्चंस आपको सही दिख रहे हैं ना? हाँ, अब सही है। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि ले वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, ले वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है। देखो, वाइगोत्स्की की बात आती है ना तो हमारे दिमाग में समाज और संस्कृति, इससे जुड़ी हुई चीज़ें याद आनी चाहिए, क्योंकि यही कहते हैं वाइगोत्स्की साहब की भैया बच्चा कैसे सीखता है, अपनी समाज और संस्कृति के माध्यम से अंतःक्रिया करके, उनसे बातचीत करके ही चीज़ें कनेक्टेड करता है। तो भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है, या फिर भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, या फिर भाषा उन साझे अनुभवों को सुशासित जो है करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, या फिर भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के बाद होता है। तो मैं बात बताऊं यहाँ पर आपको, देखो जो वाइगोत्स्की है वो भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। वो कहते हैं कि बालक अपने समाज के साथ में बातचीत करता है, अंतःक्रिया करता है, संप्रेषण करता है, उनसे भाषा सीखता है। तो पहले वह बच्चा क्या सीखेगा? सबसे पहले बच्चा भाषा सीखेगा, और जैसे भी बच्चा भाषा सीखेगा उसी भाषा का बच्चा क्या करेगा? यूज करेगा। ठीक है ना। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन देखो, एक दूसरे से अलग है, कोई संबंध नहीं है, या फिर भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है, बाद में होता है, नहीं। क्या है? भाषा उन साझे अनुभवों को सुशासित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए क्या है? आवश्यक है। बिल्कुल सी ऑप्शन बेस्ट है। अब आप खुद ही बताइए, आप किसी से बातचीत करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो भाषा लैंग्वेज उसका ही तो यूज करके आप बताएंगे। कुछ चीज़ गलत है, कुछ चीज़ सही है, कुछ भी है भैया, तो वो चीज़ आपके लिए परफेक्ट यहाँ पे होनी चाहिए। और वो चीज़ क्या है, क्या नहीं है, कैसे आप उसे समझाओगे? तो भाषा के माध्यम से ही तो हम समझाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ भैया सीडीपी, तो कैसे भाषा बोल रही हूँ तभी तो पढ़ा रही हूँ, तभी तो आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं, यहाँ पे अंतःग्रहण कर रहे हैं, समझे? तो यही हुआ ना। नेक्स्ट है, अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूह में वर्गीकृत करना और उनका नामीकरण करना, विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं को समझना, बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। तो अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, ये बताना है। देखो, अधिगम के आकलन करने में जब बच्चा कुछ सीखता है तो उसके देखो, जब सीखता है या सिखाता है, कुछ भी यहाँ पे आपका ठीक है ना कार्य है, तो सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए? ठीक है ना, सीखने के आकलन में सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए? क्या विद्यार्थियों को आप समान क्षमता वाले समूह में वर्गीकृत करेंगे? पहले तो आप देख लो, क्लास में 30 बच्चे हैं, 35 है, 40 है, 45, जितने भी बच्चे हैं, चाहे 50 है, ठीक है ना। कभी भी कोई भी बच्चा समान नहीं हो सकता, सब डिफरेंट होता है। कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई जो है सामान्य होता है, कोई बहुत स्लो होता है, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं को समझो और बच्चों की सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाओ। जी हाँ, सो यहाँ पर हमारा बी और ये सी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है, सेकंड और थर्ड, यानी सेकंड और थर्ड, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि समान समूह में वर्गीकृत आप कभी कर ही नहीं सकते, कभी बच्चे समान हो ही नहीं सकते। और हाँ, विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं को समझो और बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का क्या लगाओ भैया? आप पता लगाओ। ठीक है ना, वो बेस्ट है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। देन यहाँ पे समझ भी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन है, यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़की आज्ञाकारी होती है, किसका एग्जाम्पल है? क्या बात है, गजब। और ये क्वेश्चन है जेंडर रूढ़िवादिता। ओके, जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता, जेंडर भूमिका में लचीलापन। तो यह कथन क्या कहते हैं कि लड़के बुद्धिमान, बताइए मुझे, क्या लड़के बुद्धिमान होते हैं? अरे भैया, लड़की आज के टाइम में इतने जो है बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही है और बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां ही इंटेलिजेंट है, लड़के नहीं है, या फिर ऐसा कुछ नहीं कि लड़के ही इंटेलिजेंट है, लड़कियां नहीं है। दोनों ग्रुप में ऑब्वियसली क्या रहते हैं? सभी डिफरेंट रहते हैं। कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ बुद्धि जो है हीन होते हैं, यानी कम बुद्धि होती है।
और कह रहे हैं कि जबकि लड़कियां आज्ञाकारी, ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियां आज्ञाकारी ही होती है, ओके, कि लड़कियों कुछ भी बोलो वो सब काम जो है टाइम पे कर देगी, ऐसा कुछ नहीं। आज के टाइम में देखो भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों में जो है अलग अलग देखो, लड़के सभी बुद्धिमान नहीं होते, सभी लड़के बेवकूफ़ भी नहीं होते, ठीक है ना। और यहीं पे अगर लड़कियों की बात करें, सभी लड़कियां आज्ञाकारी भी नहीं होती और सभी लड़कियां इंटेलिजेंट भी नहीं होती, इंटेलिजेंट भी होते हैं। सब भैया मिक्सचर है, डिफरेंट है, व्यक्ति भिन्नता है सभी में, ठीक है ना। लड़का है फिर लड़की है, दोनों में क्या है, व्यक्ति भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आकलन किस प्रकार का होना चाहिए, असेसमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, केवल मात्रात्मक, व्यापक, मानकीकृत, केवल योगात्मक, बताइए। जो है रचनात्मक, यहाँ पे असेसमेंट की बात करें, बताओ कैसा होना चाहिए असेसमेंट, आकलन। आकलन वह होता है जब हम शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं और हमें अगर कोई समस्या हो रही है तो हम टीचर से तुरंत के तुरंत पूछ सकते हैं और टीचर का ये दायित्व है कि हमें उसी समय इस चीज़ को क्लियर करें। क्या केवल मात्रात्मक होता है, क्या केवल व्यापक क्या यहाँ पे मानकीकृत होता है, क्या केवल योगात्मक होता है, तो क्या होता है, ये आपका व्यापक होता है। क्या होता है भैया, व्यापक होता है। ओके क्लियर है ना, पता नहीं क्या है यहाँ पे ऊपर छत पर, ठीक है। तो क्या होता है व्यापक, इसका आकलन क्या होता है, व्यापक, फैला हुआ होता है। ओके आकलन फैल, आप कुछ भी, जो भी समस्या है कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका निदान होगा, उपचार दिया जाएगा, सारी चीज़ें समझाई जाएगी बिल्कुल ओके बेस्ट तरीके से। बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, या फिर धीमी गति से सीखने वालों की पहचान और उनका नामीकरण करना, या फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि अगर हम बच्चे को कुछ भी पढ़ाते हैं फिर उसका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के माध्यम से हम ये देखते हैं बच्चा कितना सीख रहा है, या फिर उसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। इससे हमें अपनी भी गलतियाँ पता चलती है कि हम कितना बच्चे को सिखा रहे हैं, कितना नहीं सिखा रहे हैं, कितना बच्चा कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें मोस्टली इसमें हमारी रहती है। तो ये होता है भैया क्या, मूल्यांकन यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों की प्रदर्शन की तुलना करने में, क्या आप आपस में अपनी क्लास के बच्चों में कि राम सीता से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सीता राम से कम इंटेलिजेंट है और मोहन तो बुद्धू ही है, अगर आप इस तरह बच्चों की कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे क्लास में, कोई भैया आपको टीचर भी नहीं कहेगा ना, सम्मान करेगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ठीक है ना, इतना बेस्ट नहीं है। और अगर आप जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनका नामीकरण करो, अलग कर दो, प्रतिकरण करो, क्लास में उनकी इंसल्ट करो, बेइज्जती करो उनके, ओके, सभी बच्चों के सामने उनका नाम लो और बताओ ये कुछ नहीं करते, देखो ये महाशय यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ नहीं करते ना, कुछ आता इनसे, ठीक है, बल्कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। सो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यहाँ पे। जी हाँ, तो बच्चों का मूल्यांकन इसलिए ही करते हैं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या हमें सिखाना है, कहाँ पे किस चीज़ की त्रुटि है, कहाँ पे सुधार करना है, किस तरह की शिक्षण पद्धति का यूज़ करना है, कैसे बच्चों को सिखाएंगे हम, ये सारी चीज़ें मोस्टली यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है, तो जो समावेशी शिक्षा है वो किस पर बल देगी, समावेशी शिक्षा। देखो समावेशी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम भैया सभी बच्चों को समान रूप से, यानी कि सभी बच्चों को हम उनकी व्यक्ति भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, सीखने में कमियों के रूप में देखने पर, शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर, या फिर प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करने पर, ठीक है ना। सो बेस्ट आंसर बताना है यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है। समावेशी का मतलब यही है कि अगर क्लास में गरीब जो है वर्ग का बच्चा है, अमीर जो है वर्ग का बच्चा है, या फिर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर पुअर है, या फिर रिच है, या फिर किसी की फैमिली जो है कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, फिर कोई यहाँ पे जो है दृष्टि बाधित है, कोई विकलांग है, कोई श्रवण बाधित है, तो सभी बच्चों को इक्वल, ठीक है ना, एक ही कक्षा में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। सो बेस्ट क्या होगा, क्या सीखने में कमियों के रूप में देखने पर, क्या शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकार पर, क्या प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान कभी भी आप किसी बच्चे को, क्या प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर। सो बेस्ट होगा यहाँ पे शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर, ओके सी ऑप्शन।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कथन है, जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता है और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विकास बच्चों को प्रभावित करता है, सही विकल्प का चयन करना है। ओके, सो एक बार फिर से देखें, कथन को देखें। देखो जो टीचर्स है, टीचर्स क्या कहते हैं? टीचर्स कहते हैं कि जो वंचित पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे, वंचित पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है? जो कि अलग अलग डिफरेंट जो है जिसकी आर्थिक स्थिति भी बेस्ट नहीं है, जिससे सारी चीज़ें भी, सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड नहीं हो पाई है, ऐसी इस तरह के बच्चे आए हुए हैं, उनकी सीखने की क्षमता है, उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास हम कराते हैं। उन बच्चों को हम अपनेपन का एहसास कराते हैं, उन्हें हम ये नहीं कि हम टीचर्स हैं, गुरु है, नहीं, उन्हें हम अपने जो वो हमारे बच्चे हैं, इस तरह से उन्हें शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा फील कराते हैं उनकी लैंग्वेज में। बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। देखो अगर टीचर्स की लैंग्वेज, बात करने का तरीका, बर्ताव, व्यवहार अच्छा होगा बच्चों के साथ में, तो बच्चे ऐसे यूं चुटकियों में टीचर्स के पीछे पीछे घूमेंगे भैया और सारी चीज़ें सीखेंगे भी। सो यहाँ पे ए और बी दोनों ही हमारे कथन राइट है। नेक्स्ट है ब्लैंक से सामग्री की प्रस्तुति को सुगम बनाती है तरीके सभी बच्चों के अधिगम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा गलत तरह से टाइप हुआ है, क्वेश्चन गलत तरह से टाइप हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप डिले करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया जब टाइपिंग कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिटर्न आपको कराती हूँ। सीखने की क्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है? जो नहीं है ना हमें वो बताना है, जो नहीं है हमें वो बताना है। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए, देखो जो सीखने में अक्षम नहीं है, जो सीखने में बहुत कहते हैं ना टाइम लगाते हैं, या फिर सीखने के लिए अक्षम ही नहीं है, बहुत कम सीख पाएंगे। ठीक है, कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय दोगे आप उस तरह के बच्चे को, जो समायोजन नहीं है, उचित नहीं है, वो बताएंगे। परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार करेंगे, न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करेंगे, मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण का यूज करेंगे। तो देखो जो सीखने की साइड, जो बच्चे सीखते हैं और सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए, यानी कि जो सीखने में अक्षम है, जो बहुत जल्दी से नहीं सीख पाते, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, वो भी बहुत मेहनत के साथ में, तो उसके लिए आपका क्या उचित यहाँ पे निर्णय नहीं होना चाहिए। तो देखो उसके लिए कार्यों के बीच में बार बार विराम, बिल्कुल। देखो जो बच्चा अक्षमता सीखने में अक्षम है, उसका मतलब है वो बच्चा लंबे समय तक एक जगह बैठ के 1 घंटे तक स्टडी नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो 10 मिनट पढ़ेगा, फिर उसे गैप दो, फिर 10 मिनट पढ़ाओ, फिर गैप दो। परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार करो, जी हाँ, समय को बढ़ाओ, समय को बताओ और बीच बीच में उसे विराम भी देते रहो। न्यूनतम विकर्षण के साथ कार्यस्थल भी प्रदान करो। देखो न्यूनतम विकर्षणों के साथ में कार्यस्थल, थोड़ी बहुत उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी कराओ, कभी उसको उठना, कभी बैठना, कभी चलना, कभी भागना, कभी दौड़ना, कभी हंसना, ये सारी चीजें सिखाओ। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए कि भैया मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण का यूज करो। किसका? मानकीकृत शब्द सीटेट का क्या है? ये हमारा निगेटिव टैग वर्ड्स है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि पूछा है जो नहीं होना चाहिए। क्या पूछा है? जो नहीं होना चाहिए वो पूछा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधिक जो है गे विशेषता है? रचनात्मक शिक्षार्थी, अभिसारी विचारक है, विचारण विवेचन में जो है क्या है यहाँ पे अनम्यता है या फिर संलीनता है। तो धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता, मौलिकता, तो निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधित्व अभिज्ञ विशेषता है यहाँ पे? देखो जो अभिसारी विचारक, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ ओनली हमारा आंसर सत्य या असत्य आएगा एक ही साइड से। जैसे मैंने कहा कि बताओ प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में भारत के, तो एक ही तो आंसर आएगा जो है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी। बताओ क्या आप इसका आंसर अलग दे सकते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑटिज्म संलीनता वाले बच्चे में होते हैं जो स्वयं में खोए रहते हैं और बहुत कभी होता है ऐसा कि पढ़ते हैं तो पढ़ते ही रहते हैं, कभी ऐसा होता है कि पढ़ रहे हैं तो मन नहीं लगता, इस टाइप्स के। ठीक है, फिर है विचारण विवेचन में अनम्यता, ये भी नहीं होगा। हाँ, तो धारणाओं में देखो लचीलापन है, धारा प्रवाहिता है, ये चीज़ें हैं, तो ये आपकी रचनात्मक शिक्षार्थी क्रिएटिव लर्नर्स है, इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे
प्रतिभाशाली की श्रेणी में भी रख सकते हैं। जी हाँ, प्रतिभाशाली की श्रेणी में भी रख सकते हैं, जिसका IQ लेवल 140 प्लस होता है। इन बच्चों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक जो शिक्षार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो होते हैं जो कि सीखते वक्त मौलिकता, लचीलापन, भावना, इमोशंस, सारी चीज़ें, तर्क वितर्क, विचार विमर्श, संप्रेक्षण, सारी चीज़ों में परफेक्ट होते हैं। अगर उन्हें मैथ्स का कोई शम्स है, उसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसे अलग अलग तरह से उसका आंसर खोज निकालेंगे। जी हाँ, ये होते हैं वो बच्चे। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेरी आपके सामने है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मस्त। यहाँ पे अगर कोई भी इशू से, मैंने कहा था 15-20 मिनट की वीडियो, ओनली 15-20 मिनट की वीडियो, लेकिन 15-20 मिनट की वीडियो भी आपकी एकदम 50 मिनट वाली वीडियो को फेल करेगी। इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, ठीक है। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और लास्ट क्वेरी तो हमारी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब की है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे भी बेस्ट यहाँ पे CDP के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। ओके जी, सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।